इस पाठ में इससे पूर्व हम क्या अध्ययन कर चुके हैं, अर्थशास्त्र क्या है और अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय क्या है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं क्या हैं, अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, यह सब हम इससे पूर्व के भाग में जान चुके हैं। इस पाठ के इस दूसरे भाग में हम यह जानेंगे कि सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी का जो सामान्य परिचय है वह आज हम इस पाठ के अंतर्गत जानेंगे। देखते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स सामान्यतः गॉटफ्राइड अकेनबाल तथा आर फिशर को सांख्यिकी का जन्मदाता माना जाता है। भारत में सांख्यिकी के जन्मदाता पीसी महालनोबिस हैं। सांख्यिकी जो शब्द है वह गॉटफ्राइड अकेनबाल के द्वारा ही सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, लेकिन सांख्यिकी को स्थापित करने का जो कार्य है वह आर फिशर के द्वारा किया गया। तो कुछ लोग गॉटफ्राइड अकेनबाल को सांख्यिकी का जन्मदाता मानते हैं और कुछ लोग आर फिशर को सांख्यिकी का जन्मदाता मानते हैं। भारत में सांख्यिकी की जो शुरुआत की वो पीसी महालनोबिस ने की थी। सांख्यिकी का अर्थ दो रूपों में व्यक्त किया जाता है। पहला है बहुवचन के रूप में और दूसरा एकवचन के रूप में। देखें बहुवचन के रूप में क्या है। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ है समंक या आंकड़े, और एक वचन में देखें एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ क्या है। देखते हैं एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ आंकड़ों या समंकों के संकलन, संगठन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा उनके प्रयोग से है ना। तो एक वचन के रूप में सांख्यिकी एक विज्ञान की तरह है जिसमें जो आंकड़े हैं उनका संकलन, संगठन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा उनका प्रयोग, ठीक है, पूरी प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। इन दोनों ही अर्थों में समंक या आंकड़े शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, देखते हैं ये समंक या आंकड़े क्या होते हैं। समंक या आंकड़े या जिन्हें डाटा भी कहते हैं, डाटा शब्द आपने काफ़ी सुना होगा। ठीक है, ऐसे तथ्य जिन्हें संख्याओं या अंकों में व्यक्त किया जा सके उन्हें समंक या आंकड़े कहते हैं। जैसे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, भारत की जनसंख्या, गेहूं का उत्पादन आदि। ठीक है, तो समंक या आंकड़े क्या हैं, ये भी एक तरीके से तथ्य हैं, लेकिन वो तथ्य हैं जिनको हम संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये सारे तथ्य क्या कहलाएंगे, समंक या आंकड़े। ठीक है, दूसरी ओर देखें, दया, करुणा, स्नेह, सहयोग, देशभक्ति आदि को संख्याओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्हें समंक या आंकड़े नहीं कह सकते हैं। ठीक है, कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जैसे दया है, किसके अंदर कितनी दया है तो हम इसको संख्याओं में तो व्यक्त नहीं कर सकते। कितनी उसके अंदर करुणा है, कितना स्नेह है, सहयोग कितना है, देशभक्ति उसके अंदर कितनी है, तो इनको हम संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए ये समंक या आंकड़े नहीं कहलाते हैं। समंक या आंकड़े वे ही कहलाते हैं जिन तथ्यों को हम संख्याओं में व्यक्त कर सकें। ठीक है, तो अब क्लियर है कि सांख्यिकी का अर्थ दो रूपों में व्यक्त किया जाता है, बहुवचन के रूप में और एक वचन के रूप में। ठीक है, अब देखते हैं सांख्यिकी की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डॉक्टर बाउले के अनुसार सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। ठीक है, डॉक्टर बाउले एक विद्वान थे सांख्यिकी के, उनके अनुसार सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यानी कि ऐसा विज्ञान है जिसमें गणनाएं की जाती हैं, कैलकुलेशंस की जाती हैं। डॉक्टर वाडिंगटन के अनुसार सांख्यिकी अनुमानों और संभाव्यताओं का विज्ञान है। डॉक्टर सेलिगमैन के अनुसार सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से संग्रह किए गए आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना और व्याख्या करने की रीतियों का विवेचन करता है। ठीक है, तो ये विभिन्न परिभाषाएं हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी के कार्य देखें, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की सांख्यिकी आखिर कार्य क्या करती है। सांख्यिकी तथ्यों को सरल तथा सूक्ष्म रूप में प्रस्तुत करती है। सांख्यिकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है कि यह तथ्यों को सरल तथा सूक्ष्म रूप में प्रस्तुत करती है। अब भारत की जनसंख्या है,
ठीक है, 135 करोड़ अगर जनसंख्या है तो 135 करोड़ लोगों का डाटा है, हमने उसको कुछ संख्याओं में व्यक्त कर दिया, बस हमारा काम हो गया। दूसरा देखें, सांख्यिकी समंकों के बीच तुलनात्मक अध्ययन के लिए आधार प्रस्तुत करती है। अगर हमें समंकों में तुलना करनी है कि 2011 में कितनी जनसंख्या थी, 2018 में आज कितनी जनसंख्या है, हम तुलना कर सकते हैं कितनी हमारी जनसंख्या बढ़ गई, है ना। तो इसी तरीके से अन्य जो आंकड़े हैं उनमें तुलना की जा सकती है, विभिन्न देशों के आंकड़ों में आपस में तुलना की जा सकती है सांख्यिकी के माध्यम से। ठीक, सांख्यिकी सरकार का नीति निर्माण में पथ प्रदर्शन करती है। ठीक है, सांख्यिकी से ही सरकार को वास्तविक स्थिति का पता चलता है। ठीक है, इसी तरीके से उत्पादन कितना है और कितना होना चाहिए, है ना, इसकी नीतियां बनाई जा सकती हैं, जनसंख्या को नियंत्रण करने की नीतियां बनाई जा सकती हैं। ठीक है, अगला कार्य देखते हैं, सांख्यिकी नीति के प्रभावों को जानने में सहायता करती है। सरकार जो नीतियां बनाती हैं उस नीति का कितना फायदा मिला, यह भी हमें सांख्यिकी के माध्यम से ही पता चलता है। अगला देखते हैं, सांख्यिकी के द्वारा भविष्य के बारे में भी अनुमान लगाया जा सकता है। जैसा कि डॉक्टर वॉडिंगटन ने भी यहाँ कहा था कि सांख्यिकी अनुमानों और संभाव्यताओं का विज्ञान है ना। तो सांख्यिकी के द्वारा भविष्य के बारे में अनुमान भी लगाया जा सकता है। मान लीजिए कि 2010 में किसी फसल का उत्पादन 1 क्विंटल हुआ और 2020 में उसका उत्पादन 2 क्विंटल हो गया, तो फिर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि 2030 में जो उसका उत्पादन है वह 3 क्विंटल के बराबर हो जाएगा लगभग। क्रिकेट मैच जब टीवी पर देखते हैं तो उसमें बार बार एक प्रोजेक्टेड स्कोर आता है कि इतने ओवर में अगर इतने रन हैं तो 50 ओवर में कितने रन बन जाने की संभावना है। तो वह भी एक सांख्यिकी का ही कार्य है कि भविष्य के बारे में अनुमान उससे लगा सकते हैं। अब देखते हैं कि सांख्यिकी की सीमाएं या लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या हैं। पहला देखें, सांख्यिकी निष्कर्ष हेतु समूहों का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। एक यह सांख्यिकी की सीमा या कह सकते हैं सांख्यिकी की कमी है कि निष्कर्ष इससे तभी लगाए जा सकते हैं जब यह समूहों का अध्ययन करे। व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन से कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। व्यक्तिगत इकाई से मतलब है कोई एक यूनिट, ठीक है, और सामूहिक इकाई या समूह से मतलब है विभिन्न जो इकाइयां हैं उनका समूह। मान लीजिए एक विद्यार्थी है और उस विद्यार्थी के हम अंक देखें, मान लीजिए 400 अंक आए, तो हम उससे बहुत ज़्यादा निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। हम विभिन्न विद्यार्थियों के अगर अंक नोट करें और उनमें यदि तुलनाएं करें तब हम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसके अधिक आए या कौन पढ़ने में अधिक तेज है या कौन पढ़ने में कम तेज है ना। तो सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का निष्कर्ष हेतु अध्ययन नहीं करती, किसका करती है, समूहों का अध्ययन करती है। दूसरा देखें, सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करती है, गुणात्मक तथ्यों का नहीं। संख्यात्मक तथ्य और गुणात्मक तथ्य इससे पहले भी हमने अभी जाने थे। संख्यात्मक तथ्य की बात करें, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, गेहूं का उत्पादन, भारत की जनसंख्या आदि ये संख्यात्मक तथ्य हैं, इन्हीं का अध्ययन सांख्यिकी करती है। सांख्यिकी किसका अध्ययन नहीं करती, गुणात्मक तथ्यों का, जैसे ईमानदारी, स्नेह, देश प्रेम, दया, सहयोग आदि इन तथ्यों का अध्ययन सांख्यिकी के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। तो यह सांख्यिकी की एक सीमा या फिर कमी है। अगली देखें, सांख्यिकी के परिणाम असत्य सिद्ध हो सकते हैं यदि उनका अध्ययन बिना संदर्भ के किया जाए। अब यहाँ देखें 3 फर्म्स हैं, ठीक है, फर्म ए, बी, सी, तीनों फर्म का 3 वर्षों का उत्पादन है, 1991 का, 92 का और 93 का। फर्म ए का उत्पादन देखें, 1991 1000 क्विंटल, 1992 में 2000 क्विंटल और 1993 में 3000 क्विंटल। ठीक है। फर्म बी है, उसका जो उत्पादन देखें 1991 में 2000 क्विंटल, 92 में 2000 क्विंटल, 93 में 2000 क्विंटल। ठीक। और फर्म सी की स्थिति देखें
1991 में 3000 क्विंटल, 92 में 2000 क्विंटल और 1993 में 1000 क्विंटल। अब सांख्यिकी क्या है? अब सांख्यिकी में हम क्या करते हैं, स्थिति जानने के लिए औसत निकालते हैं। अब यहाँ फर्म ए का यदि हम औसत ज्ञात करें तो कितना होगा, इन तीनों को जोड़ लें, 1000, 2000, 3000, उनको जोड़कर 3 से हम भाग कर लें तो कितना आया, 2000। तो इस फर्म की अगर स्थिति जानने के लिए हम इसका औसत ज्ञात करें तो वह आया 2000। ठीक है, अब ऐसे ही फर्म बी की स्थिति जानने के लिए इसका औसत ज्ञात करें तो 2000 2000 2000 अपॉन 3, ठीक है, कितना आया, फिर 2000 आया। ओके, अब फर्म सी की स्थिति जानने के लिए इसका औसत ज्ञात करें तो आया 3000, 2000 और 1000, इन तीनों को जोड़कर और 3 से इसको भाग कर दिया। ठीक है, कितना आया, 2000। तो यहाँ देखें कि सांख्यिकी के हिसाब से इन तीनों फर्मों की स्थिति समान है, लेकिन यदि आप देखें तो इनमें से कौन सी फर्म ज़्यादा अच्छी स्थिति में है, जरा सोचकर बताएं कि इन ए बी और सी फर्म में कौन सी फर्म ज़्यादा अच्छी स्थिति में है। औसत सबका 2000 ही है ना। फर्म ए की बात करें तो उत्पादन इसमें धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, फर्म बी की बात करें तो उत्पादन तीनों वर्षों में समान है। फर्म सी की बात करें तो उत्पादन लगातार घट रहा है। तो यदि हम इन तीनों के प्रोडक्शन की स्थिति देखें तो फर्म ए ज़्यादा अच्छी स्थिति में है क्योंकि इसका उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। अब देखते हैं चौथी इसकी लिमिटेशन। सांख्यिकीय समंकों में एकरूपता तथा सजातीयता होनी चाहिए। विजातीय समंकों से सार्थक निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। ठीक है, जैसे देखें सजातीय समंक किस तरीके के हैं, 20 सेब और 30 सेब, 20 सेब और 30 सेब आप कह सकते हैं 50 सेब हैं। ठीक है, ये तो यहाँ आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये 50 सेब हैं। लेकिन यदि यह कहा जाए कि 20 सेब और 30 मकान, तो इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे, इनको जोड़कर तो कोई निष्कर्ष निकाल नहीं सकते। तो सांख्यिकीय समंकों से तभी सही निष्कर्ष निकाल सकते हैं जब उनके आंकड़ों में एकरूपता या सजातीयता होगी। अब देखते हैं सांख्यिकी के नियम दीर्घकाल में औसत रूप से ही सत्य होते हैं। तो प्रोफेसर बाउले हैं, उन्होंने यह भी कहा था कि सांख्यिकी औसतों या माध्यों का विज्ञान है। तो सांख्यिकी में हमें क्या निकालना होता है, औसत या माध्य। यहाँ देखें, इसको समझने के लिए गेहूं का मूल्य मान लीजिए 2001 में 20 रुपये प्रति किग्रा है, चावल का 15 रुपये प्रति किग्रा, चीनी का 10 रुपये प्रति किग्रा। 2005 में यदि इन वस्तुओं के मूल्य की बात करें तो गेहूं का मूल्य 2005 में 15 रुपये प्रति किग्रा, चावल का 25 रुपये प्रति किग्रा और चीनी का 20 रुपये प्रति किग्रा। अब यहाँ देखकर यह बताइए कि 2001 से 2005 में महंगाई बढ़ी है या महंगाई घटी है। यदि हम यह कहें कि 2005 में महंगाई बढ़ गई है तो यह पूरी तरीके से सत्य नहीं है, क्योंकि गेहूं का जो मूल्य है वह कम हो गया है ना। लेकिन यदि हम यह कहें कि 2005 में महंगाई कम हो गई है तो यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि चावल का मूल्य और चीनी का मूल्य बढ़ गया है ना। तो एग्जैक्ट रूप से हम ये नहीं कह सकते सांख्यिकी में कि सही स्थिति क्या है। हम क्या करते हैं, औसत रूप से बात करते हैं। औसत यदि हम इसका निकालें इन दोनों का तो 2001 में मूल्यों का जो औसत है वह 15 और 2005 में मूल्य का जो औसत है वह 20 है। यहाँ हम यह कह सकते हैं कि महंगाई 15 से 20 हो गई है, यानी कि महंगाई में वृद्धि हुई है। तो यह बात औसत रूप से सत्य है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी मद में महंगाई ना बढ़ी हो, है ना। तो सांख्यिकी के नियम दीर्घकाल में औसत रूप से ही सत्य होते हैं। अगला देखें, सांख्यिकीय विधियां सामान्य बुद्धि का स्थापन नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि सांख्यिकी से जो निष्कर्ष निकालते हैं तो वह निष्कर्ष व्यवहारिक नहीं होता है। हमें अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करके यह देखना होगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, यहाँ पे एक रोचक कहानी है इससे जुड़ी हुई।
देखते हैं कि अलग अलग लंबाई के तीन मित्र एक नदी पार करना चाहते हैं। ठीक है, तीन मित्र हैं जिनकी अलग अलग लंबाइयां हैं, वे एक नदी पार करना चाहते हैं। लंबाई क्या है? जो ए है उसकी लंबाई 4 फीट, बी की 5 फीट और सी की 6 फीट। ठीक है, तो इनका औसत जोड़ा गया तो वो आया 5 फीट, है ना। तो अब यह माना गया कि 5 फीट इनका औसत है और 5 फीट से यदि कम गहरी नदी होगी तो ये आराम से पार कर लेंगे, है ना। अब नदी देखें, नदी की गहराई का भी औसत लिया गया तो 3.75 फीट आया। तो यहाँ यह माना गया कि जो व्यक्ति हैं उनकी जो लंबाई है वह ज़्यादा है, नदी की जो गहराई है वह कम है। लेकिन जब वे नदी पार करने लगे तब क्या हुआ देखते हैं। ठीक, यहाँ तीनों ने नदी पार करनी प्रारंभ की। अंत में क्या हुआ, दो ही लोग नदी पार कर पाए। जो ए था वो कहाँ चला गया, वो यहाँ पे आते हुए डूब गया। यहाँ हम यह बात समझ सकते हैं कि सांख्यिकी से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उन निष्कर्षों पर ही हम नहीं चल सकते। हमें अपनी जो सामान्य बुद्धि है उसका भी प्रयोग करना बहुत जरूरी है। सांख्यिकी के हिसाब से तो इन तीनों को ही नदी पार हो जाना चाहिए था, क्योंकि इनकी ऊंचाइयों का औसत इस नदी की जो गहराई है उसके औसत से ज़्यादा था। लेकिन व्यावहारिक रूप से ऐसा संभव नहीं हुआ, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करना भी बहुत आवश्यक है सांख्यिकी में। तो इस भाग में हमने क्या जाना, सांख्यिकी क्या है और सांख्यिकी का जो अन्य सामान्य परिचय जिसमें सांख्यिकी के कार्य और सांख्यिकी की जो लिमिटेशंस हैं उनको हमने जाना। गृह कार्य अभ्यास प्रश्न में आपको करना है, सांख्यिकी का जन्मदाता कौन है, भारत में सांख्यिकी का जन्मदाता कौन है, समंक के आंकड़े किसे कहते हैं, सांख्यिकी का अर्थ क्या है, सांख्यिकी के कार्य तथा सीमाएं लिखिए। यह कार्य आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका पर करना है और इस प्रकार आपका जो पहला पार्ट है वह पूर्ण हो जाएगा। अगले भाग में हम क्या पढ़ेंगे, पाठ 2 आंकड़ों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ डाटा।